हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण चांगेड़ और आज बेटा हम इस वीडियो में हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल नंबर 6 और 7 के बारे में बात करेंगे। इसमें बेटा प्रिंसिपल नंबर 6 है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल नंबर 7 है बेटा रेम्युनरेशन। यदि बेटा आपने मेरे प्रिंसिपल्स के बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन पर जो स्क्रीन दिखेगी उस पर बेटा क्लिक करके जो मैंने प्रिंसिपल्स रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं उनको आप आसानी से देख सकते हैं बेटा। तो चलिए बेटा अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो बेटा हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स में से जो प्रिंसिपल नंबर 6 है वो है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो बेटा इस प्रिंसिपल में हेनरी फ्यूल ने कहा था कि अ मैनेजर और एन एम्प्लॉय शुड गिव मोर प्रायोरिटी टू ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट रेदर देन पर्सनल बेनिफिट। तो बेटा इसका मतलब ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो मैनेजर लोग होते हैं या फिर वहां पर जो काम करने वाले एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें अपने उद्देश्यों को पहले आगे नहीं रखना चाहिए। मतलब उन्हें जो प्राथमिकता है, जो फर्स्ट इंपॉर्टेंस है ना, अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को ही देनी चाहिए, अपने इंटरेस्ट को पीछे रखना चाहिए। और बेटा ये बात सही भी है। यदि एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा तो साथ साथ में वहां पे रहने वाले लोग, वहां पे काम करने वाले लोग भी ग्रो करेंगे। और बेटा इस बात का ध्यान रखना आप कि यहाँ पे जो मैंने इंडिविजुअल इंटरेस्ट का यूज किया है ना, तो बेटा इंडिविजुअल इंटरेस्ट को हम पर्सनल इंटरेस्ट भी बोलते हैं और जनरल इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पे है ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। और बेटा आपको एक शब्द यहाँ पे दिखाई दे रहा है सबऑर्डिनेशन। तो बेटा सबऑर्डिनेशन का मतलब यहाँ पर किसी सबऑर्डिनेट से नहीं है। यहाँ पे सबऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि गिविंग लेस प्रायोरिटी, मतलब कम महत्व देना। तो बेटा यहाँ पर जो भी एक एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो वो अपने जो इंटरेस्ट है, अपने जो हित हैं उनको वो पीछे छोड़े और ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल्स हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को लंबे समय तक चलाना, वहां पर प्रॉफिट मेंटेन करना, ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल को मेंटेन करके रखना, तो वो इन सभी चीजों में वो अपना योगदान दे। अब चलो बेटा बात कर लेते हैं कि यदि कोई भी मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल नंबर 6 को अप्लाई करता है तो उससे उसे क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो बेटा फर्स्ट बेनिफिट है अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ऑल द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, प्रॉफिट, गुडविल, डिफीटिंग कंपटीशन कैन बी अचीव्ड सक्सेसफुली। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि यदि सभी एम्प्लॉयज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो बेटा इजीली वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, जैसे मान लो प्रॉफिट कमाना, गुडविल वगैरह, डिफीटिंग कंपटीशन को डिफीट करना, ये सभी गोल बेटा इजीली अचीव कर सकते हैं। और वैसे भी बेटा जो ग्रुप का गोल है या जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि इस प्रिंसिपल का फॉलो करने के बाद में हर एम्प्लॉय अपने पर्सनल इंटरेस्ट की तरफ ध्यान न देकर और केवल ऑर्गेनाइजेशनल जो इंटरेस्ट है उनकी तरफ ध्यान देना शुरू कर देता है। सेकंड बेनिफिट है बेटा नो कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ग्रुप एंड इंडिविजुअल इंटरेस्ट, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल नोज दैट इफ ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज अल्टीमेटली देयर सैलरी बोनस विल ऑल्सो बी इंक्रीज्ड। यदि बेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इस प्रिंसिपल का फॉलो किया जा रहा है तो बेटा जो मैनेजमेंट और एम्प्लॉय इन दोनों के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स या टकराव पैदा नहीं होंगे, क्योंकि बेटा एम्प्लॉयज को भी पता है कि यदि हम लोग मिलकर काम करेंगे और केवल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के बारे में सोचेंगे तो बेटा होगा क्या, ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे ग्रो करेगा और जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करना शुरू कर देगा तो बेटा उसके एनुअल प्रॉफिट में भी इजाफा होगा और प्रॉफिट में इजाफा होगा तो बेटा एम्प्लॉयज को सैलरी, बोनस वगैरह, कमीशन वगैरह और ये सभी चीजें भी बेटा ज्यादा ही मिलेंगी। तो बेटा ये बातें तो थी फायदे वाली कि भाई यदि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट वाला प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है तो हमें इस तरह के फायदे होते हैं। यदि बेटा इस प्रिंसिपल को अप्लाई न किया जाए तो, यदि इस प्रिंसिपल को वॉयलेट किया जाए तो फिर बेटा इसके एक ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान भी उठाने पड़ते हैं और वो नुकसान क्या होंगे बेटा वही हम अब डिस्कस करेंगे। तो बेटा सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो होगा नो अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। बेटा इस पॉइंट को अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो प्रोडक्शन हेड है, मतलब वो एक एम्प्लॉय है, ठीक है, तो वो मार्केट में जाकर और कुछ गुड्स परचेज कर लेता है बेटा। अब वो वहां से गुड्स परचेज कर लाया और ऑर्गेनाइजेशन में आकर या अपनी कंपनी में आके ये बोलता है कि भैया इस प्रोडक्ट की जो कीमत है ना वो 10,000 रुपीज है, जबकि एक्चुअल में क्या था, वो जो प्रोडक्ट था ना उसने केवल 8,000 रुपीज में ही खरीदा था। तो बेटा ये जो 2,000 रुपए है उसने अपने पॉकेट में रख लिए। अब इससे क्या होगा बेटा कि ऑर्गेनाइजेशन को सीधे तौर पर 2,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। भाई एम्प्लॉय ने तो अपना जो पर्सनल इंटरेस्ट है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को तो उसने इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं।
और बेटा जरा सोचो, जिस गुड्स की प्राइस 10,000 रुपीज थी उसने 8,000 में कैसे खरीद लिया? क्योंकि बेटा सीधी सी बात है, दाल में कुछ ना कुछ काला है, और वो काला ये है बेटा कि वो जो 8,000 रुपीज वाला प्रोडक्ट है वो बैड क्वालिटी का होगा। यदि बैड क्वालिटी वाले प्रोडक्ट का यूज किसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है तो बेटा उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते समय कस्टमर ज्यादा सेटिस्फाई नहीं होंगे और नेक्स्ट टाइम वो प्रोडक्ट उस ऑर्गेनाइजेशन का नहीं खरीदेंगे। और अल्टीमेटली क्या होगा बेटा, जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है, मतलब ये हुआ कि जो प्रॉफिट है वो बन नहीं पाएगा कंपनी का, और इस तरह से बेटा ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल्स हैं वो अचीव नहीं होंगे। ऐसे सेकंड एग्जांपल है, ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट रन फॉर लॉन्ग टाइम। सीधी सी बात है, यदि हर एम्प्लॉय अपने अपने हितों के बारे में सोचेगा और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं सोचेगा तो बेटा वो जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर इस तरह का जो ऑर्गेनाइजेशन है मार्केट में लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। इसके बाद बेटा हम बात करते हैं हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल नंबर 7 की, और उस प्रिंसिपल का नाम है बेटा रेम्यूनरेशन। लेकिन बेटा वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको एक चीज के बारे में नोटिफाई करवाना चाहता हूँ कि बेटा मैंने इस चैनल पर इंग्लिश ग्रामर के जो वीडियोस हैं बेटा वो गुरुजीज कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर वीडियोस नाम की प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। आप उस प्लेलिस्ट में जाकर और अपने इंग्लिश ग्रामर का नॉलेज बढ़ा सकते हो। तो चलिए बेटा अब हम बात करते हैं हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल नंबर 7 की, और उसका नाम है बेटा रेम्यूनरेशन। तो बेटा इस प्रिंसिपल में हेनरी फ्यूल ने कहा था कि द रेम्यूनरेशन जैसे सैलरी, कमीशन, बोनस, वेजेस, फ्रिंज बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉयज शुड बी फेयर। फेयर मींस क्या होता है बेटा, कॉन्ट्रैक्टेड एंड एडिक्वेट टू लीड ए रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड मोटिवेट टू गिव हिज बेस्ट। तो बेटा यदि सरल शब्दों में इस प्रिंसिपल को हम समझें तो इस प्रिंसिपल में हेनरी फ्यूल कहना चाहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज, वर्कर्स और जो लेबर्स हैं उनको फेयर वेजेस या फेयर सैलरी या फेयर कमीशन देना चाहिए, और वो सैलरी बेटा कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक देनी चाहिए, और जो भी उनका पेमेंट है वो इतना एडिक्वेट तो हो, मतलब वो इतना पर्याप्त तो हो कि भाई वो जो एम्प्लॉय है अपनी जो नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो आसानी से जी सके, मतलब अपना जीवन आसानी से जी सके। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के बाद भी उसके साथ में ये कंडीशन न आए कि उसे कुछ पैसे उधार लेने पड़े किसी से भी या फिर उसे भीख मांगनी पड़े। और बेटा ये जो रेम्यूनरेशन है वो इतना तो होना ही चाहिए कि इससे एम्प्लॉय मोटिवेट हो ताकि वो अपने बेस्ट एफर्ट्स दे पाए ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और बेटा यहाँ पे मैंने जो रेम्यूनरेशन की बात की ना, तो रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी, कमीशन, बोनस, वेजेस या फ्रिंज बेनिफिट्स। बेटा फ्रिंज बेनिफिट्स ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो किसी भी एक एम्प्लॉय को उसके ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उसकी सैलरी, कमीशन या वेजेस के अलावा दिए जाते हैं, जैसे इंश्योरेंस फैसिलिटी देना, मेडिकल फैसिलिटी देना, या फिर बिजनेस पर्पस के लिए कार मुहैया करवाना, या फिर बिना रेंट वाला हाउस उसे दे देना। अब बेटा एक जो प्रॉब्लम है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो ओनर होता है ना उसके सामने आती है, और वो समस्या है बेटा कि किसी भी एम्प्लॉय को हम कितना वेजेस, कितना सैलरी या कितना कुल मिलाकर रेम्यूनरेशन दें। तो बेटा नीचे नीचे मैंने लिखा है नोट के रूप में कि रेम्यूनरेशन शुड बी डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द रेपुटेशन ऑफ कंपनी, कॉम्पिटिटर्स पेमेंट एंड मिनिमम वेज एक्ट। तो बेटा इसका कहने का मतलब ये है कि जब भी एक ओनर अपने एम्प्लॉय को सैलरी देता है तो उन्हें 3 चीजों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट है रेपुटेशन ऑफ कंपनी। रेपुटेशन का मतलब है यदि कंपनी की प्रसिद्धि या जो गुडविल है मार्केट में अच्छी है तो इसका मतलब वो मुनाफा कमा रही है, तो वो अपने एम्प्लॉयज को ज्यादा पेमेंट दे सकता है। यदि उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है तो मतलब उसने प्रॉफिट कम कमाया है इसीलिए उसकी रेपुटेशन कम है, तो वो अपने एम्प्लॉयज को कम पेमेंट दे सकती है। ऐसे ही सेकंड है बेटा कॉम्पिटिटर्स पेमेंट। और बेटा किसी भी एम्प्लॉयर को ये भी ध्यान में रखना होगा कि उसके जो कंपटीशन में दूसरा बिजनेस खड़ा हुआ है वहां का जो ओनर है वो अपने एम्प्लॉयज को किस तरह से पेमेंट दे रहा है। तो बेटा उसे ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज को भी कॉम्पिटिटर के एम्प्लॉयज के इक्विवेलेंट ही पेमेंट करे। और थर्ड है बेटा मिनिमम वेज एक्ट। भाई जिस भी देश में वो अपना बिजनेस कर रहा है तो उस देश की सरकार ने कुछ ना कुछ किसी भी एम्प्लॉय के लिए मिनिमम वेजेज या मिनिमम सैलरी फिक्स कर रखी होगी, तो बेटा उस मिनिमम वेजेज या सैलरी से कम पेमेंट अपने एम्प्लॉयज को नहीं देना चाहिए, वरना वो एम्प्लॉय बेटा उस ऑर्गेनाइजेशन में फुल्ली सेटिस्फाई नहीं रहेगा और अपने बेस्ट एफर्ट्स नहीं दे पाएगा। अब इसी तरह से बेटा यदि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ओनर रेम्यूनरेशन से रिलेटेड जो भी पॉजिटिव बातें हैं हेनरी फ्यूल ने अपने इस प्रिंसिपल में कही है उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करता है तो बेटा उसको इसके कुछ बेनिफिट मिलते हैं, और वो बेनिफिट कुछ इस तरह से हैं। फर्स्ट बेनिफिट है बेटा गुड रिलेशनशिप। देयर वुड बी गुड रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। यदि बेटा कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को सफिशिएंट पेमेंट देता है तो इससे क्या होता है बेटा एम्प्लॉय और जो एम्प्लॉयर है उनके बीच में रिलेशनशिप अच्छे रहते हैं। एम्प्लॉयर जो भी काम करने के लिए कहेगा एम्प्लॉय उस काम को फटाफट कर देगा, आनाकानी बिल्कुल भी नहीं करेगा। सेकंड है बेटा गिव्स मैक्सिमम एफर्ट्स। इफ रेम्यूनरेशन इज एडिक्वेट एंड पेड ऑन टाइम, एम्प्लॉयज कैन गिव एक्स्ट्रा टाइम फॉर वर्क विदाउट एक्स्ट्रा पेमेंट।
यदि बेटा एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सफिशिएंट पेमेंट देता है और वो जो पेमेंट है टाइम टू टाइम देता है, हर महीने उसको पेमेंट कर दिया जाता है, तो बेटा इससे क्या होगा, एक एम्प्लॉय फुल्ली सेटिस्फाई होगा, अपनी जो बेस्ट एफर्ट्स है वो देने की कोशिश करेगा। और कभी कभार यदि ऑर्गेनाइजेशन को उस एम्प्लॉय की जरूरत एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए पड़ती है, तो बेटा वो बिना पेमेंट लिए भी कंपनी के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने के लिए तैयार हो जाएगा। बेटा बात करते हैं कि यदि एक मैनेजर रेम्यूनरेशन वाले प्रिंसिपल को वायलेट करता है, मतलब रेम्यूनरेशन वाले जो प्रिंसिपल में जो भी बातें कही गई है उसको वो फॉलो नहीं करता है, तो उसके ऑर्गेनाइजेशन को क्या नुकसान पहुंच सकता है, उसी के बारे में अब हम बात करेंगे बेटा। इसमें फर्स्ट है बेटा पुअर अटेंडेंस। If remuneration is underpaid, then employees start to absent in organization, thinking that who cares for this per day less salary। तो कहने का मतलब ये है बेटा, यदि किसी भी एम्प्लॉय को अंडर पे किया जाता है, मतलब जितना पेमेंट बनना चाहिए उससे कम पेमेंट उसे दिया जाता है, तो बेटा वो जो एम्प्लॉय है वो ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में एब्सेंट रहना शुरू कर देगा। क्योंकि बेटा फिर वो ये सोचना शुरू कर देता है कि भाई एक दिन का पेमेंट कितना बनता है, 100 रुपए, कट जाने तो कौन केयर करता है इस चीज की। और यदि बेटा यही पेमेंट 500 रुपए होता ना, तो बेटा वो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम एब्सेंट होने की कोशिश करता, क्योंकि उसे वो डर रहता कि भाई अगर मैं एब्सेंट रह गया तो मेरे 500 रुपए कट जाएंगे, और ये 500 रुपए एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है बेटा। इसी तरह से सेकंड है डोंट गिव बेस्ट आउटपुट। और सीधी सी बात है, यदि आप एम्प्लॉय को कम पैसा देंगे, कम पेमेंट करेंगे, तो बेटा वो अपना बेस्ट आउटपुट देने के लिए तैयार कभी नहीं होगा। यदि मैनेजर ये भी कहेगा कि भाई आपको आज एक्स्ट्रा टाइम देना है, तो भी उसके लिए वो मना कर देगा। थर्ड है बेटा डिमोटिवेशन। द एम्प्लॉय ओनली फिल्स द अटेंडेंस रजिस्टर एंड डू नथिंग। और बेटा इन सभी चीजों से क्या होगा कि बस वो जब भी एम्प्लॉय कंपनी में आएगा तो केवल अटेंडेंस रजिस्टर को भरने के लिए आएगा, भाई हाँ ठीक है आज हाजिरी लगा दो, और वहां पर बैठकर बेटा वो कुछ भी काम नहीं करेगा। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको इस वीडियो में बताई गई जो भी बातें हैं वो आपको अच्छी तरह समझ में आई होंगी। यदि फिर भी कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो दिखाएं तो उसके लिए आप उनको शेयर करिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल पर मेरे जो नोटिफिकेशंस हैं टाइम टू टाइम आते रहें आपके पास में, उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं बेटा।